कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज जिस पाठ को पढ़ेंगे उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने एक तस्वीर बनाई है, एक चित्र बनाया है। अब चित्र अच्छा है या बुरा है वह आप निर्णय लेंगे, किंतु मैंने चेष्टा की है। इससे संबंधित है हमारा पाठ। आप लोग देख सकते हैं क्या है ये, आँखें, और उसमें क्या टपक रहा है, आंसू। तो आज मैं पाठ के संबंध में बात नहीं करूँगा, आज मैं कवि के संबंध में बात करूँगा। अर्थात हम लोग सर्वप्रथम कवि की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं सुमित्रा नंदन पंत जी के संबंध में हल्की सी जानकारी जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी अर्थात महादेवी वर्मा। तो ये 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, अर्थात इनकी रचनाओं में जो प्रकृति का सुंदर वर्णन है वह अद्वितीय है। तो आइए इस प्रकृति के सुकुमार कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ था सन 1900 में, अर्थात सन 1900 में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम अर्थात जो इनका पहले नाम था वह था गोसाई दत्त। इन्होंने ऐसे तो कई विधाओं में रचना की है, किंतु सबसे ज़्यादा अगर इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है तो इन्हें काव्य रचना से प्राप्त हुई, अर्थात काव्य लेखन में इन्होंने विशेष महारत और विशेष नाम और ख्याति प्राप्त की है। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। इनकी कविता अर्थात इन्होंने प्रकृति को ही विषय बनाया और उसी के माध्यम से अपनी बातों को कहा। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर अपनी बातों को कहा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, अर्थात इन्होंने
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद यह स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा, अर्थात कविता में जो परिवर्तन है उसका वह पक्ष लेते हैं कि एक ही ढर्रे की कविताएं नहीं होनी चाहिए, नवीन अर्थात कुछ नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए, लेखनी नई होनी चाहिए, छंदों का प्रयोग नया होना चाहिए, वगैरह वगैरह। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था, अर्थात जो प्रकृति में हो रहे परिवर्तन है इन्हें अपनी ओर खींचता था। क्योंकि हम लोग देखते हैं इनका जन्म ही देखिए कहाँ हुआ था, कहाँ, प्रकृति की गोद में ही जो बसा है कौसानी, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो अल्मोड़ा ज़िला है, वहाँ है कौसानी, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। तो बचपन से ही ये कहाँ पले बढ़े, प्रकृति की गोद में पले बढ़े। तो इन पर प्रकृति का विशेष प्रभाव पड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। यह वहाँ पर पले बढ़ने के कारण प्रकृति के प्रति जो एक आकर्षण है वो होना इनमें स्वाभाविक है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी जो हमें पढ़ना है, वे आँखें। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते हैं। अरविंद से ये विशेष रूप से प्रभावित थे। इन्होंने जिन्हें हम महर्षि अरविंद कहते हैं, उनसे, उनके दर्शन से, उनकी विचारधारा से ये प्रभावित थे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। मैंने बताया कि इन्होंने अन्य विधाओं में भी रचना की, परंतु इन्हें सबसे ज़्यादा अगर ख्याति प्राप्त हुई तो काव्य से प्राप्त हुई। रूपाभ नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बड़े सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा में खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। तो आज हम लोगों ने पंत जी के संबंध में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अपने मूल विषय अर्थात कहाँ हमारी जो कविता है वे आँखें उसको पढ़ेंगे कि आखिर ये आँखें हमें क्या बताती हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं वे आँखें।